नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, हर चुनाव दर चुनाव अगर मैं देखूं तो एक चीज गौर से देखिए कि 2-3 चुनाव लगातार ऐसे हो रहे हुए हैं, विशेष रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव। इन दोनों चुनावों में चुनाव के अंतिम चरण तक आगे होते हुए भी, लीड लेते हुए भी होने के बावजूद तेजस्वी यादव चुनाव क्यों हार जाते हैं? क्या होता है ऐसा जब तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ जुटती है? कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि इस बार तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल की जीत नहीं होगी या इतना बुरा परिणाम आएगा, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाते हैं। क्या कारण है? अगर हम इन कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो 2-3 कारण ऐसे हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है। आप भी उन कारणों को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ध्यान गया होगा। अभी मैं उसको एक तरह से सबको एक साथ करने का प्रयास करता हूं और आप भी सोचिए, अगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें आती है तो आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं या उसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप भी उसमें कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए किया जा रहा है, इन मुद्दों का आज हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि और सभी मुद्दे, चूंकि एक विपक्ष के नेता होने के कारण तेजस्वी यादव की ये भूमिका है कि बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था पर को मुद्दा बनाया जाए, तेजस्वी यादव बना रहे हैं। और ये सच्चाई है कि बिहार में वर्तमान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो नीतीश कुमार के सुशासन के इतिहास से मेल नहीं खाता। कहीं से इसमें दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार के अंदर आज पुलिस और प्रशासन का अपराधियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, ना कोई खौफ रह गया है। आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आम जनता भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। दूसरा, नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार भी अपनी पराकाष्ठा पर है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, निचले लेवल के सरकारी कार्यालय से लेकर सचिवालय तक आप देखेंगे कि लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। उसके प्रमाण सरकार की रिपोर्ट ही है, सरकार की एजेंसियां ही है। जब बिहार में कई ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी जैसे व्यक्तियों के घर से करोड़ों रुपए नगद बरामद हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद हो रही है। हर साल बरसात में पुल गिरते हैं, पुलिया गिरते हैं, लेकिन उस पुलिया को बनाने वाली कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। ऐसे कई आईएएस अधिकारी बिहार सरकार में सजा याफ्ता हैं, जेल के अंदर आज भी बंद हैं। ठीक है, कई लोगों ने तो मैनेज कर लिया है। खैर, तो जिस प्रकार की प्रशासनिक अराजकता, आर्थिक अराजकता, सामाजिक अराजकता, कानून व्यवस्था के मामले में अराजकता व्याप्त है, इन सब मुद्दों पे को एक चुनावी मुद्दा बनाना विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का कर्तव्य भी है। क्योंकि लोकतंत्र दोनों चीजें महत्व रखती है, अधिकार और कर्तव्य। लेकिन और दो प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तेजस्वी यादव मात खा रहे हैं, मार खाते हैं, हर चुनाव दर चुनाव मार खाते हैं। और वो मुद्दा है जाति का और धर्म का। जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर तेजस्वी यादव जीतते जीतते चुनाव हार जाते हैं। क्यों होता है? इस बार क्या हो रहा है? आप देखिए, दो मुद्दे। मैं सबसे पहले धार्मिक मुद्दा किस प्रकार से प्रभावित करता है। आज बताइए, एसआईआर चल रहा है बिहार में। मैं खुलेआम बताने का साहस कर रहा हूं, चूंकि हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नैरेटिव नहीं चलाते। किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल है पॉलिटिकल आइडिया के मंच से कि हम आम जनता को राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक कर सकें, आम जनता को, अपने दर्शकों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्य को उनको याद दिला सके। मैं सबसे पहले आज बात करता हूं एसआईआर का, जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। और जिस प्रकार से इस मुद्दे को बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा हवा दिया जा रहा है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? कभी सोचा है? अंतिम परिणाम एक ही होगा और वो होगा धार्मिक ध्रुवीकरण।
और जब बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो चुनाव का परिणाम क्या होता है? मैंने कहा ना कि लगातार 3-4 चुनावों का आंकड़ा आपके समक्ष है। अभी भी आप उन आंकड़ों को अपने आंख के समक्ष, अपने मन मस्तिष्क में बैठाकर उसको केवल रिवाइव कीजिए, याद कीजिए, और तब सोचकर देखिए कि बिहार में अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो फायदा किसको मिलता है? तेजस्वी यादव को, कांग्रेस पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को? जवाब मिल जाएगा आपको। हर बार 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा चुनाव हो, या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार आंकड़े गवाह हैं। आप आंकड़ा निकाल कर देखिए, एक एक लोकसभा सीट का, एक एक विधानसभा सीट का आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं मिले तो हमारा वीडियो मत देखिएगा, आप हमारा चैनल देखना बंद कर दीजिए। इसीलिए मेरी सलाह है कि विपक्ष को बिहार में जनता के ज्वलंत मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए, न कि ऐसे मुद्दों पर जिस पर मतदाताओं का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता हो। और ये ध्रुवीकरण कराने का प्रयास लगभग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर बार असफल हो रहा है। तो फिर उसी मुद्दे को हवा देने का लाभ क्या है? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आता है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष ऐसे मुद्दों को क्यों हवा देता है। अब दूसरा मुद्दा मैं लेता हूं। दूसरा मुद्दा, तेजस्वी यादव, आपको याद है 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि अब हम माई की पार्टी नहीं है, बाप की पार्टी है, मतलब अब सर्व समाज की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। लेकिन समझ नहीं आता कि इस बार चुनाव में फिर तेजस्वी यादव 1990 के दशक वाला फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आरजेडी के कई नेताओं का जो बयान है, वो बयान इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उन बयानों के पीछे तेजस्वी यादव का दिमाग चल रहा है, खेल चल रहा है। बयान क्या है? आप याद कीजिए, अतरी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए एक मुखिया है मुनारिक यादव। वहां के विधायक की मौजूदगी में, रंजीत यादव हैं अतरी के विधायक, उनकी मौजूदगी में एक सभा होती है जिसमें वो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। दूसरा विधायक आरजेडी के फिर उसी के एक सप्ताह के बाद मुनारिक यादव पहले ऐसा बयान देकर फिर माफी मांग लेते हैं कि नहीं, मैंने गलती से कहा, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे विधायक हैं मुन्ना यादव, वैशाली जिला से संबंध है उनका, साहेबगंज विधानसभा सीट है वैशाली जिले में, वहां के एमएलए हैं, उनका बयान आता है कि सत्ता में आने दीजिए, फिर शर्मा जी, झा जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, राजपूत जी, लाला जी, शर्मा जी, भूमिहार जी, ब्राह्मण जी, सबको हम मजा चखाएंगे, सबको याद दिलाएंगे 90 के दशक का। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इससे आरजेडी को फायदा हो, मैंने आरजेडी के पक्ष में मुझे कोई सहानुभूति है। मेरी सहानुभूति एक पत्रकार के रूप में, एक मतदाता के रूप में मेरी सहानुभूति किसी राजनीतिक दल के साथ हो सकती है, जो मैं मतदान केंद्र पर जाने के बाद दिखाऊंगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। हर राजनीतिक दल का उसके गुण और अवगुण के आधार पर उसके कृत्यों का, उसकी नीति का, उसके नियत का विश्लेषण आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेता का। एक तरफ मैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के कारण, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की मैं आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं, 100% स्वस्थ व्यक्ति ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के कामों के कारण उनकी प्रशंसा किए बगैर मैं नहीं रह सकता। जो नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2015 तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार का जो प्रदर्शन था मुख्यमंत्री के रूप में, वो अविस्मरणीय है। आप उसके लिए मुझे नीतीश कुमार का समर्थक कह सकते हैं जब मैं प्रशंसा करता हूं। फिर 2015 के बाद का नीतीश कुमार, जो पलटी मार नीतीश कुमार है, उसके लिए मैं नीतीश कुमार की आलोचना करूंगा तो आप मुझे नीतीश कुमार का विरोधी कहेंगे। ये आप पर है। लेकिन मेरा मानना यही है कि राजनीति पर नियंत्रण रखने का काम पत्रकारों का है। पत्रकारों को इस भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेता का उसकी नीति, उसके नियत, उसका नेतृत्व के आधार पर सच को सच, झूठ को झूठ करने का साहस होना चाहिए। हाँ, तो मैं आ रहा था
जो ये भूरा बाल साफ करो वाला बयान है उस पर। देखिए 90 के दशक में ये क्लिक किया लालू प्रसाद यादव का। मैं आज इस बात की सफाई नहीं दूंगा कि ये सही है या गलत है, मैं केवल इसके चुनावी लाभ या नुकसान की चर्चा कर रहा हूं। 90 के दशक में ये क्लिक किया। क्यों किया क्लिक? इसलिए किया कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान बिहार में जितने भी विपक्षी दल थी सबका नेतृत्व सवर्णों के हाथ में था। कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे डॉक्टर जयनाथ मिश्रा, ब्राह्मण जाति के। बीजेपी के नेता हुआ करते थे कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत झा, ये सभी सवर्ण थे, ब्राह्मण थे, भूमिहार समाज के आते थे। बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर आनंद मोहन लगातार लालू प्रसाद यादव को गाली देते थे, राजपूत समाज से आते थे। सीपीआई हो, सीपीएम हो, जितने भी राजनीतिक दल थे उन दिनों सीपीआई सीपीएम लालू प्रसाद के खिलाफ थी। इनका भी नेतृत्व सवर्णों के हाथ में था। कांग्रेस पार्टी का अब ये हो गया राज्य स्तरीय। केंद्र स्तर पर जाइए, केंद्रीय राजनीति में भी जितने भी दल थे, बीजेपी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे थे और राजीव गांधी ने मंडल आयोग का खुलेआम संसद में विरोध किया था। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव के विरोधी जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व था वो सब के सब सवर्ण था। तो लालू प्रसाद यादव ने जब ये कहा इस प्रकार का इशारा किया, लालू प्रसाद यादव इस बात से मना करते हैं कि उन्होंने कभी ये बयान दिया था विपक्ष का प्रोपगंडा है, लेकिन इस प्रोपगंडा का भी लाभ लालू प्रसाद यादव की राजनीति को मिला था। तो मिलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लालू विरोधी जितने भी राजनीतिक दल थे सबका नेतृत्व सवर्णों के हाथ में था। लेकिन वर्तमान में यह मामला क्लिक नहीं कर रहा है, नहीं किया। कई चुनाव हो गए जब क्लिक नहीं किया। क्यों नहीं क्लिक किया? कारण देखिए, सबसे पहले कारण क्या है कि आज राजीव गांधी के बदले राहुल गांधी है। राहुल गांधी किस चीज की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी बात कर रहे हैं सत्ता में हिस्सेदारी का, दलितों के बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। बिहार का नेतृत्व बीजेपी का किसके हाथ में है? सम्राट चौधरी है, दिलीप जायसवाल है। विधान परिषद में कौन है नेता? हरीश सहनी है। समता नीतीश कुमार किस जाति से आते हैं? जनता दल यूनाइटेड कुर्मी समाज से आते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कुशवाहा समाज के हैं, उमेश कुशवाहा। चिराग पासवान से मुकाबला है, दलित समाज से आते हैं। जीतन राम मांझी से मुकाबला है, दलित समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मुकाबला है, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो मुकाबले में सवर्ण है ही नहीं, तो ध्रुवीकरण कैसे होगा सवर्ण के खिलाफ? और यही जाकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग आरजेडी का नुकसान करते हैं, इसलिए कि ये जितने भी बयान दिए जाते हैं किनके द्वारा दिए जाते हैं? यादवों के द्वारा, यादव नेताओं के द्वारा। और जब यादव नेताओं के द्वारा अग्रेशन दिखाया जाता है, आक्रामकता दिखाई जाती है, तो सवर्ण यादवों से नहीं डरता। डरता कौन है? गैर पिछड़ा यादव, गैर यादव पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज, ये लोग डरते हैं। और जब ये लोग डरते हैं तो ये सब के सब आरजेडी के खिलाफ, यादव मुस्लिम राजनीति के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, जिसका नुकसान तेजस्वी यादव को होता है, जिसका नुकसान आरजेडी को होता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत भी हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सहमति और असहमति कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दर्ज कराइए। वीडियो हमारा अगर बात तथ्य और तर्कपूर्ण लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके समक्ष निष्पक्ष और निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।